स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर अमृत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस का सफर। और आज हम एमडी के प्रिपरेशन से जो मैंने किप्स बुक बच्चे निकाली है, ठीक है। तो फिजिक्स की हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे एमडी केट की वजह से, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री की शुरू कर लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। तो आज हम फिजिक्स की शुरू करते हैं। और बेसिकली ये आपके पास वो चैप्टर हैं जो आपकी पीएमडीसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो हम वन बाय वन चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर बचे वो है फोर्स एंड मोशन, देखते हैं और इसको शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है बच्चे आपका फोर्स और मोशन, ये आपकी पीएमडीसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, फोर्स एंड मोशन, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बच्चे? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बच्चे, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन है और उसके साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। न्यूटन लॉ मोशन है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन विद अंडर डिफरेंट कंडीशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। ये सारे टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में कि भाई डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है। देखो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को शुरू करने से पहले दो टर्म और समझिए, रेस्ट और मोशन बच्चे। तो याद रखें एक चीज़ है कि जो कॉन्सेप्ट है बच्चे जो स्टेट ऑफ मोशन का, वो ये कि जो रेस्ट और रिलेटिव दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी अगर सराउंडिंग की लिहाज से, तो हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट के अंदर है, ठीक है। मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई जिसम, अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहते हैं वो मोशन के अंदर है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसके बाद दोनों ही स्टेट होती है, रेस्ट ऑफ मोशन भी है और मतलब रेस्ट भी है, वो मोशन भी, तो डिपेंड करेगी ऑब्जर्वर के ऊपर, ठीक है। हमारे पास तीन किस्म की मोशन होती है, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। सो वन डायमेंशन किसे कहते हैं कि भाई अगर किसी बॉडी की मोशन किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो वैसे वो कहलाती है वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और टू डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं कि अगर मोशन किसी बॉडी की प्लेन के ऊपर है, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन, मतलब अगर कोई बॉडी एक ही टाइम के अंदर दो एक्सिस को कवर करे, चाहे वो वाई एक्सिस हो चाहे वो एक्स एक्सिस हो, ठीक है। अगर एक टाइम के अंदर अगर दो एक्सिस कवर करी बच्चे, वो टू डायमेंशन होती है, ठीक है। थ्री डायमेंशन किसे कहते हैं कि अगर मोशन किसी बॉडी की अगर वो स्पेस के अंदर, स्पेस का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी एक ही टाइम के अंदर तीनों एक्सिस कवर कर, मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ऐसे मोशन को कहलाती है थ्री डायमेंशन मोशन, ठीक है। अब देखो वन वन इसके अंदर क्या होता है, वन डायमेंशन मोशन के अंदर हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। पोजीशन बॉडी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका मोशन है कार किसी स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो ये मोशन वन डायमेंशन होती है, ठीक है। या मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये जो आपकी जो फ्रीली फॉल ऐसा हमारे ये ऑब्जेक्ट किसी को, ठीक है, इसको आपने किसी हाइट पे ऊपर फेंका, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये मोशन ऑफ वन डायमेंशन है, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, पोजीशन बॉडी के जो चेंज होते हैं टाइम के साथ, तो उसको हम टू डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि मोशन कार की किसी सर्कुलर टर्न के ऊपर, जब कोई कार एक सर्कुलर टर्न के ऊपर मूव करती है बेसिकली, तो वो क्या होती है, मोशन टू डायमेंशन, क्योंकि वो एक ही एक्सेस, एक ही टाइम के अंदर दोनों एक्सेस कवर करी, वाई एक्सेस भी कवर करी होती है और एक्स एक्सेस होती है। जैसे कि मोशन ऑफ बिलियार्ड जो बाल होते हैं उसकी जो मोशन बेसिकली मोशन टू डायमेंशन होती है, ठीक है। ओके, तो थ्री कोऑर्डिनेट जब यूज हुए तो ठीक है पोजीशन बताने के लिए, तो वो कहलाती है मोशन थ्री डायमेंशन। जैसे कि मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट जो लगा रहा है पीछे, अब जो काइट है, काइट की जो मोशन होती है थ्री डायमेंशन होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइम के अंदर दोनों तीनों एक्सेस कवर कर रहा होता है, मतलब एक्स और वाई, ठीक है। या मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, वो भी हमारे पास मोशन इन थ्री डायमेंशन की मिसाल है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं दो तरह की मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहती है। अब ये तो बहुत आसान है, जो यूनिफॉर्म का मतलब तो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग एक स्ट्रेट लाइन पे और वो कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स सो ये मैंने इसकी दिस इज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये
मैंने इसका लेट्स सपोज पोजीशन है, ठीक है, और ये पोजीशन ये इसका टाइम है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि टाइम हमारे पास लेट्स सपोज 1 सेकंड था। जब टाइम 1 सेकंड था बच्चे, क्या हुआ इसको, ये टाइम अगर 1 सेकंड था इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, ए पॉइंट पर, ठीक है। अब टाइम जब 2 सेकंड हुआ तो इसकी पोजीशन डी ऊपर हो गई, ठीक है। जब टाइम हमारे पास बचे 3 सेकंड हुआ तो इसकी पोजीशन सी के ऊपर हो गई। मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। बेसिकली ये क्या हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का एक मिसाल में, जिसके अंदर जो डिस्टेंस है भाई इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर, तो वो कहलाती है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसकी उलट होगी। इसके अंदर क्या होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट कवर करा अनइक्वल डिस्टेंस को, देखो ये पार्ट भी याद रखें कि अनइक्वल डिस्टेंस हो लेकिन टाइम क्या है, इक्वल इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो दो चीजें कि अगर एक बॉडी इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है अनइक्वल टाइम के अंदर, बेसिकली वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये पोजिशन, ये मेरे पास टाइम है, ठीक है। लेट्स बॉडी यहाँ पर दे रेस्ट में थी, ठीक है। अलर्ट सब इसकी पोजीशन ये है, ठीक है, पोजीशन ए है, इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है। टाइम पीरियड क्या बचे इसका 1 सेकंड है, ठीक है। पोजीशन इसकी बी है तो टाइम पीरियड क्या है 2 सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पोजीशन इसकी क्या है सी है और इसका टाइम पीरियड क्या बचे 3 सेकंड है। पोजीशन देखो यहाँ पर, अब देखो इसकी पोजीशन क्या बचे यहाँ पर है, टाइम पीरियड क्या है इसका ये। तो मतलब पोजीशन के साथ देखो पहले क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी देखो इंक्रीज हो रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा, फिर क्या हुआ बच्चे डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ कांस्टेंट हो गया, ठीक है, फिर जीरो, यहाँ पर जीरो हुआ, फिर क्या हुआ फिर इंक्रीज हो गया। बस बेसिकली क्या हुआ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा, ओके। भाई देखो हमारे जो सिलेबस है, आपका जो पीएमजी सिलेबस है बच्चे, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है बच्चे वो क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलते हैं अब हम शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। बच्चे ये चीज याद रखें डिस्टेंस क्या है, ये आप क्लास 9 से ही पढ़ के आए होते हैं। डिस्टेंस बेसिकली क्या है तो याद रखिए, डिस्टेंस एक टोटल जो लेंथ होती है, जो एक्चुअल मतलब जो टोटल लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट ने फॉलो की वो, ठीक है, ड्यूरिंग इस मोशन। मतलब लेट्स ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ए पॉइंट पे मौजूद था। इस ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से लेट्स ये आया ऑब्जेक्ट इस पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसने अपनी पूरी लेंथ इसने कवर की है ड्यूरिंग इस मोशन के दौरान, तो बेसिकली वो कहलाती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, किस्म की लेंथ है जो एक्चुअल पाथ की जो दो दरमियान में, एक इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट, मतलब एक इनिशियल और जो यार टर्मिनल या फाइनल जो पोजीशन होती है किसी भी पार्टिकल्स की इंटरवल टाइम, मतलब टाइम के दरमियान में, दो इंटरवल टाइम के दरमियान में जो इसकी इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन होती है बच्चे, उसको क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी कहते हैं। याद रखिए जो ये याद रखना है कि ये जो लेंथ है वह डिस्टेंस को दूसरे नाम से हम पाथ लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है एक किस्म की पाथ की लेंथ है बच्चे, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी कहते हैं, ओके। अब इसकी कुछ बातें हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है बच्चे, याद रखें डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। याद रखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक किस्म की स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट है कि इट नेवर रिड्यूस विद टाइम। याद रखें डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक बॉडी थी। अब ये बॉडी लेट्स ए पॉइंट पर मौजूद है, ठीक है, और इसका टाइम लेट्स मैं कहता हूँ t0, मतलब अभी टाइम इसका शुरू नहीं हुआ, ठीक है। जब ये बॉडी ने मोशन, ये लेट्स इस बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो इसका टाइम हो गया टी, ठीक है, टाइम मतलब टी हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए। याद रखिए डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होगा। टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होता है या कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, और कांस्टेंट भी हो सकता है किसी कंडीशन के अंदर, लेकिन याद रखें 0 नहीं होगा, ठीक है, या कम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, जो डिस्टेंस जो कवर होता है ऑब्जेक्ट का वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। याद रखिए डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस टाइम के साथ कम नहीं होता है। ये वो पॉइंट हैं जिनमें एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। आप जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चे यहीं से आपके एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इन पॉइंट को याद कर ले, ठीक, की पॉइंट बना ले, ताकि आप एमसीक्यू की जब प्रैक्टिस करें जब मैं कराऊंगा आपको तो ये आसान लगे आपको, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस है पाथ लेंथ, और हमें पता लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर है, तो इसका भी यूनिट क्या मीटर है। अब आपको पता है डायमेंशन क्या होती है बच्चे, आपको तो m पे ऊपर 0 आएगा, t के ऊपर 0 होगा, l के ऊपर के पावर 1 आएगी, तो इसके लिए इसका m 0 l 1 और t पावर। तो ये तो एक आसान हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम में देता हूं आपको, ठीक है। लेट्स सपोज अगर एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, सपोज कर ये मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पर, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पार्टिकल है ये, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये पार्टिकल पार्टिकल स्टार फ्रॉम ए, एक पार्टिकल ए से शुरू हुआ टू रीच सी, मतलब ए से शुरू हुआ और सी पर पहुंच गया थ्रू अ पॉइंट
थ्रो थ्रो पॉइंट बी एज शोन इन फिंगर, तो उसके बाद हमें डिस्टेंस कवर करना है। लेट्स सपोज ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पार्टिकल पॉइंट ए पे ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो ए से उसने सी के ऊपर गया, ठीक है, और सी से फिर ये बी तक गया, तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा। तो बेसिकली ये आसान आप कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला होगा बच्चे डिस्टेंस का, तो वो क्या है बच्चे, ए इंटू बी प्लस आप ऐड करेंगे बच्चे सी इंटू बी को। तो बेसिकली ए इंटू बी कितना बचे 3 सेंटीमीटर 3 मीटर है, ठीक, ए इंटू बी का 3 मीटर है, प्लस करें आप उसको बी और सी के दरमियान डिस्टेंस कितना बचे 4 सेंटीमीटर। तो आप इसको जब प्लस करेंगे, सॉरी मीटर है, जब प्लस करेंगे तो आपका ये जो आंसर आएगा वो 7 मीटर होगा। तो इसका जो करेक्ट एक्चुअली होगा 7 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो भाई ये तो मैंने अभी बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसके एमसीक्यूज जब सॉल्व कराऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा कि इसके किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अभी तो हम जस्ट थ्योरी को देख रहे हैं, ठीक है, की पॉइंट्स को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट याद रखिए ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है, हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है बच्चे, दो पॉइंट के दरमियान, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में किसी भी बॉडी का जो इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स होते हैं, जो एक इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट जहां से वो शुरू हुई है, जैसे ये बॉडी यहाँ पर थी, इसकी इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गई तो इसकी फाइनल पॉइंट बी है बच्चे। तो इन दो पॉइंट के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट कम से कम जो डिस्टेंस है बच्चे वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखें डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ चेंज होगा। याद रखें डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट चेंज, टाइम चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट भी टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इस केस में क्या था, देखो ये कभी भी कम नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा टाइम के साथ। तो याद रखिए ये डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो सकता है टाइम के साथ, ठीक है, मतलब ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। अब उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। याद रखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई ऐसा यूनिट क्या डिस्प्लेसमेंट की, तो आप बोलते हैं मीटर है, ठीक है। डायमेंशन वही हो जाएगी जो डिस्टेंस की है, यूनिट वही हो जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चे, जैसे अगर ये बॉडी ए पॉइंट से शुरू हुई और ये बी पॉइंट तक गई बच्चे, वो 3 मीटर कवर किया इसने, और बी से फिर गई सी पॉइंट के ऊपर तो 4 मीटर कवर किया। अब बताएं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना, तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको फार्मूला यूज करना बचेगा कि जो रिजल्टेंट होगा बच्चे, आपको ए और सी के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे, तो इसके लिए आपको फार्मूला वो नहीं जो डिस्टेंस से यूज हुई। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चे, आप बेसिकली इसके लिए आप अंडर रेडुअल आप क्या करेंगे, ए से स्क्वायर करेंगे प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका फार्मूला निकलेगा। तब जब ए का स्क्वायर होगा बच्चे कितना होगा 9 हो जाएगा, 4 का 16 होगा, इसको जब 9 और जब 46 को 25 हो जाएगा, 25 का जब रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट करना होता है, उसके अंदर डायरेक्ट प्लेस करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर को हम रिजल्टेंट हमें बताया, जब रिजल्टेंट मालूम करते हैं तो हम इस तरह से मालूम करते हैं, ठीक है। तो जो मोशन होती है बॉडी के अलोंग सर्कुलर पाथ पॉइंट ए पॉइंट, इस केस के अंदर क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट, ये बातें वही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक मिसाल के तौर पे देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं और दूसरा डिस्प्लेसमेंट को। कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी व्हेन इट्स मोशन इज अलोंग सर्कुलर पाथ। आप सपोज करते हैं एक बॉडी ये किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सब ये मेरे सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का ये इसका रेडियस है, लेस यहाँ पर ये डायग्राम बना हुई है, ठीक है। ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, और ए पॉइंट से ये पॉइंट पी को ऊपर गया, बी पॉइंट के ऊपर। तो क्या है कि हमें कंपेयर करनी है बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का जब वो मूव कर रहा है किसी अलोंग सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस, मतलब जो रेडियस का जो हेमी स्फीयर, ये क्या है इसका स्फीयर है, स्फीयर का जो हेमी मतलब हाफ, ये हाफ पोर्शन है और कितना 10 सेंटीमीटर, जो हेमी स्फीयर कितना बचे इसका 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करना बहुत आसान है। सॉल्यूशन क्या बचे, डिस्टेंस बराबर होती है लेंथ अलोंग कर्व पाथ ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो लेंथ है बचे, अब देखो ये हेमिस्फीयर है टोटल, ये क्या है स्फीयर है, अब स्फीयर का ये क्या है यहां तक ये हेमिस्फीयर है इतना, ठीक है, ये सर्किल है, सर्किल का ये क्या है हेमिस्फीयर। तो भाई डिस्टेंस किसके बराबर बचे, लेंथ अलोंग द कर्व पाथ ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हाफ स्फीयर है। तो भाई डिस्टेंस क्या है 2 पाई, टोटल कितना बचे देखो यहां से लेकर ये पूरा डिस्टेंस जो है सर्किल का वो 2 है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को हम क्या करें, हेमी का मतलब हाफ, इस तरह से ये क्या है हाफ, तो हाफ क्या होगा बच्चे डिवाइड करें 2 से, ठीक है, 2 पाई आर, और आर कितना में आर दिया हुआ 10 है, तो आप क्या 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 3। अब 2 से कैंसिल हुआ, देखो ये 2 से मर गया, ठीक है,
अब हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास 331.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पूरा सर्किल का रेडियस क्या था, 2 पाई आर था, हमें क्या था, हमें स्क्वायर, तो 2 से मर गया। ठीक है, ये 2 से मर गया। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, आर को कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हमें जो डिस्टेंस है बचे वो 314। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर पर। इस स्फीयर जो है बचे उसका डायामीटर कितना है, तो याद रखें इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ। ओके, जबकि डिस्प्लेसमेंट दी बचे पूरी हेमिस्फीयर की लेंथ थी, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट वो डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये डायमीटर है इसका। अभी डायमीटर किसके बराबर है भाई, डायमीटर बराबर है 2r के। ठीक है, अब डायमीटर क्या बचे, पूरा 2r है। अब r 2r की वैल्यू कितने बचे, 10 है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 है तो क्या होगा बचे 20 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बचे 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये चीज याद रखिए। तो भाई जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे 2r पूरा डायमीटर लेंगे। जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे हम पूरे इस सर्किल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये 2r क्या बचे डिस्प्लेसमेंट था, और 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 ये क्या था डिस्टेंस था। ध्यान क्लियर है, मोटा मोटा क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा टर्म है बच्चे स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड देखो, स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, बेसिकली वो कहलाता है ये स्पीड उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। ओके, अब इसको देखते हैं डेफिनेशन से। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रेशियो है बच्चे डिस्टेंस वो ट्रेवल होती है बाय द टाइम टेकन, कितने वक्त के अंदर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट, तो वो कहलाती है स्पीड। अब स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, भाई डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको डिवाइड करें टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और उसमें कितना टाइम लगा बच्चे, वो कहलाती है स्पीड। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और इसका जो यूनिट होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड होता है, ये चीज याद रखेंगे। और डायमेंशन बच्चे क्या होती है हमारे पास m0l(t-1) होती है, ये भी याद रखेंगे। और जो स्पीड है बच्चे ऑब्जेक्ट की कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी कैनॉट भी नेगेटिव, स्पीड जो ऑब्जेक्ट की कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और ये भी चीज याद रखें, ये किसी कंडीशन के अंदर जीरो भी नहीं होती स्पीड। ठीक है, स्पीड जीरो नहीं होती है और नेगेटिव नहीं होती है। यूनिफॉर्म स्पीड के अगर कोई ऑब्जेक्ट कह रहे हैं उसको यूनिफॉर्म है, तो बच्चे वो मूव करे विद यूनिफॉर्म स्पीड में अगर वो कवर करे इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल। माना इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में टाइम में कवर हो रहा है तो बेसिकली वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे कहते हैं बच्चे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तो वो कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस को इन अनइक्वल टाइम के अंदर, या अनइक्वल डिस्टेंस को वो कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, बेसिकली वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी स्पीड। वेलोसिटी बच्चे ये चीज याद रखें, वेलोसिटी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, भाई वक्त के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होना उसको कहते हैं बच्चे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और याद रखिए ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, समटाइम ये जीरो भी हो सकती है, याद रखें ये जीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टाइम, और डेल्टा डी डिवाइड डेल्टा टी, और डी टू डिवाइड डी टू, ये फार्मूला इसका। ठीक है, अब जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड होती है इस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। कि अगर कोई बॉडी कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर तो हम कहते हैं बहुत स्मॉल टाइम के अंदर, तो इंटरवल के दरमियान, तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो मतलब वो कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस को इन अनइक्वल टाइम के अंदर, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम के अंदर बेसिकली, या यूं कह लें भाई अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर ट्रेवल हो या अनइक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर हो बच्चे, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, कि जो रेशियो है बच्चे, जो रेशियो होती है टोटल पाथ ट्रेवल, जो टोटल पाथ ट्रेवल उसको डिवाइड करें बाय द टोटल टाइम इंटरवल, भाई कितना जो टोटल टाइम इंटरवल है उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम इंटरवल से, सॉरी टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल इंटरवल टाइम से, तो वो हमारे पास कहलाती है एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास x1 एक डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंस है, x3 डिस्टेंस सो ऑन, और t1 टाइम है, t2 टाइम है, इसको जब ऐड करेंगे ये समेशन की निशानी है। n फॉर नंबर मतलब कितनी डिस्टेंस है, i फॉर इनिशियल बच्चे क्या था हमारा डिस्प्लेसमेंट x1 था, और इनिशियल टाइम क्या था बच्चे t1 था, और n मतलब n टाइम। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, कि व्हेन अ बॉडी परफॉर्म जर्नी इन टू पार्ट, याद रखिए अगर कोई बॉडी अपनी जर्नी को दो पार्ट में कवर करे, अब इक्वल डिस्टेंस, याद रखिए अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड v1 और v से, अगर कोई बॉडी व्हेन अ बॉडी जब परफॉर्म करती है जर्नी दो सफर अपने दो पार्ट के अंदर और उनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है और स्पीड उनकी v1 और v2 है, तो आपको अगर एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी तो बच्चे फार्मूला होगा
2v1 ऐसा नहीं, एवरेज बाय वो फार्मा होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इस फार्मूले में है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो आपका जो फार्मूला होगा 2v1 v2 मल्टीप्लाई v1 प्लस v2। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो पॉइंट है जो एमसीक्यूज में पूछते हैं आपके, ठीक है। और बाद जगह क्या होता है आपके एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हो रहा होता आपसे, तो क्योंकि ये आपको पता ही नहीं होता, आपको कभी किसी ने पढ़ाया नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं डिफरेंट बुक से पढ़े, मतलब बहुत सारी किताबें लिखे हैं उसमें पॉइंटें निकाले, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फर्क होता है एक बोर्ड के लिहाज से और एक एमडी गेट के लिहाज से, ठीक है। तो इसके अंदर हम की पॉइंट को पढ़ रहे होते हैं। तो नंबर सेकंड बच्चे की अगर बॉडी परफॉर्म करिए जर्नी बच्चे दो पार्ट के अंदर, लेकिन उनका एक चीज याद, यहाँ पर इक्वल टाइम है, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस था। जब टाइम इक्वल होगा तो वही वाला फार्मूला जो आप बचपन से पढ़े जाते हैं बच्चे v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। टाइम अगर इक्वल होगा तो ये फार्मूला होगा, अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये फार्मूला होगा किसका, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ओके, नंबर थर्ड फार्मूला है कि अगर ये पार्टिकल कवर कर रहा है 1/3, ये तो आपने देखा होगा, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक अगर पार्टिकल 1/3 डिस्टेंस को कवर कर रहा है स्पीड v1 के अंदर, और नेक्स्ट 1/3 स्पीड कवर कर रहा है बच्चे v2 के अंदर, और जो लास्ट 1/3 बच्चे वो v3 के अंदर कवर करना है। अब बतानी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिस पेपर में मौजूद होते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं सर ये हमसे नहीं होते, बेसिकली उनको पढ़ा नहीं होता उनका, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है लेकिन उनको पता नहीं होता ये किस तरह से सोल्व होगा। बेसिकली ये इनका फार्मूला है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट 1/3 डिस्टेंस कवर कर रहा है स्पीड v1 के अंदर, और 1/3 और नेक्स्ट जो 1/3 है बच्चे वो स्पीड 2 के अंदर, और थर्ड जो है बच्चे वो v3 के अंदर कवर कर रहा है, तो इसकी जो फार्मूला होगा बच्चे 3v1 मल्टीप्लाई v2 मल्टीप्लाई v3 डिवाइड करना है v1 मल्टीप्लाई v2 प्लस v2 v3 और प्लस करना v3 मल्टीप्लाई v1, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ये याद रखेंगे आप। ये मैं आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तब आपको पता चले कि किस तरह से ये फार्मूला यूज होते हैं। अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ और टाइम इसका t है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर टाइम 2, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, एवरेज वेलोसिटी बहुत आसान है। अब एवरेज वेलोसिटी के अगर दो बॉडी है, अगर बॉडी कवर करिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम t के अंदर और यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर टाइम 2, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, s1 प्लस s2 डिवाइड बाय t1 t2, या आप यूं कह सकते हैं कि v1 मल्टीप्लाई बाय t1 प्लस v2 डिवाइड बाय t2 और प्लस करेंगे इस तरह। तो ये फार्मूला आपका एवरेज वेलोसिटी का होगा। अब इसकी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ए कार ट्रेवल फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस s एट स्पीड 1, मतलब इसका जो फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस बचे वो स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड थर्ड मतलब जो सेकेंड थर्ड है उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। लास्ट थर्ड वो कितनी है, 60 मीटर। डिटरमाइन करनी एवरेज स्पीड। तो इसके लिए फार्मूला हमने देखा, फार्मूला क्या बचे एवरेज स्पीड का, कि जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला बचे वो ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय v1 और मल्टीप्लाई बाय v2 मल्टीप्लाई बाय v3, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। और डिवाइड किससे करना बचे, डिवाइड इसमें ये हमारे पास क्या है, v1 मल्टीप्लाई बाय v1 मल्टीप्लाई बाय v2, ठीक है, उसके बाद प्लस करना है v2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय v3, ठीक है, उसके बाद प्लस करना आपका v3 मल्टीप्लाई बाय v1, ठीक है, इस तरह से v3 है और v1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू में पुट करके देता हूँ कि लाइक दैट, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ 3। अब v1 करना बचे v1 आपका 10, ठीक है, v1 की कितनी स्पीड बचे 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और v2 की वैल्यू कितनी बचे, v2 कितना आपका 20 मीटर, तो v2 की वैल्यू कितने बचे 20 मीटर बचे, ठीक है, और v3 की वैल्यू कितने बचे, v3 की वैल्यू 60 मीटर है, ठीक है। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसको डिवाइड करें। आप डिवाइड किससे करेंगे, v1 कितना बचे, v1 आपका बचे 10, ठीक है, ये 10 है सॉरी, और इसको मल्टीप्लाई करें, v2 की स्पीड कितने बचे 20 से प्लस करें, v2 कितना है 20, और उसके बाद प्लस करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, v3 से, कितनी है v3 60 है, ठीक है, प्लस आप 60 को, ये बहुत लेंथी हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करें 10 से, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, तो ये अगर एक बार है तो ये देखो जब 30 दिन ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है, और ये कितना है यहाँ पर, ये कितना 20, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बेसिकली वो कितना होगा 80 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी सॉल्यूशन की हुई है, तो आप इस तरह से मैंने आपको बता दिया, आप सॉल्व आप कर लेंगे, ठीक है।
तो ये मैंने आपको सारे चीजें देगी, अब इसको आप सॉल्व करके तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो क्या होगा, 80 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं, लेंथी होते हैं लेकिन आसान होते हैं। ये तो टिपिकल वाला स्पीड दी हुई, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद होती है एक दूसरी वेलोसिटी जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मालूम करना, और वो आप टाइम इसके अंदर जो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो, इंस्टेंट के ऊपर मालूम होना जिसके अंदर जो टाइम की वैल्यू बचे अप्रोक्सीमेटली 0 हो। और ये आप टर्म केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे होते हैं बच्चे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे होते हैं। किसी भी लम्हे के लिए आप उस रेट जो रिएक्शन है उसकी रेट को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी हम किसी भी लम्हे के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मालूम करते हैं, वहां पर जो टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, हालांकि 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर टाइम 0 मतलब वहां पर हम स्पीड 0 होगी, तो यहाँ पर जो टाइम है बच्चे वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0, लगभग क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे बॉडी को क्या डिफाइन करता है कि वो लिमिट होती है रेशियो चेंज इन पोजीशन डेल्टा डी या डिस्प्लेसमेंट टू स्मॉल इंटरवल टाइम। देखो टाइम बहुत छोटा होता है, एज अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, तो इसका हम लिमिट लगाएंगे और डेल्टा टी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, डेल्टा डी डिवाइड डेल्टा टी, वही चीजें। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज होती है रिलेटिव वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो रिलेटिव हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब वो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की जो रिलेट करे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, जब वो स्टेशनरी हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो मूव करे, चाहे वो मूव स्लोली करे, चाहे वो मूव करे सेम वेलोसिटी के साथ या हायर वेलोसिटी के साथ या अपोजिट वेलोसिटी के साथ, वो कहलाती है रिलेटिव मोशन। भाई रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करें, चाहे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, चाहे दूसरा मोशन में हो, चाहे एक की स्पीड ज्यादा हो, चाहे दूसरे की कम हो, चाहे दोनों एक दूसरे अपोजिट आए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चे, ऐसी वेलोसिटी कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब इसकी मैं प्रॉब्लम करवाता हूं। जैसे कि अ मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग ऑन हाईवे एट वेलोसिटी 120 किलोमीटर, ठीक है, एक मोटरसाइकिल है वो हाईवे पे जा रही है बच्चे, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर है। पास अ कार, उसने एक कार को पास किया जो ट्रेवल कर रही थी, वेलोसिटी कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है, उसकी जो स्पीड थी कार के ऊपर वो कितनी थी बच्चे, 90 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अ पैसेंजर, अगर हम पैसेंजर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, आप बताएं मोटरसाइकिल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूं आपको। बच्चे याद रखें ये मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल आपकी, ठीक है, और ये आपकी बच्चे है लेट्स सपोज कार है। ठीक है, अब सपोज करें मोटरसाइकिल जो जा रहा था उसकी स्पीड कितनी थी बच्चे, मोटरसाइकिल की स्पीड है बच्चे 120 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर वो 120 किलोमीटर कवर कर रहा था, जबकि कार थी उसकी कितनी थी बच्चे 19 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, जब ये इसको क्रॉस किया, जब इसने मोटरसाइकिल ने जब इस कार को क्रॉस किया, तो ये जो पैसेंजर बैठा था कार के अंदर, इसने देखा, इसने सोचा हो कि कितनी स्पीड है इस मोटरसाइकिल की। ठीक है, तो इसके लिए हम देखो दो चीजें, अब दोनों ये क्या रिलेटिव मोशन में है, तो इसके लिए दो फार्मूला, अगर याद रखें दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो इसकी जो रिजल्टेंट होगी वो हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दो वेलोसिटी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से करीब आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट आ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटीज को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जब सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटी को माइनस करेंगे। तो अब इसका बहुत आसान क्वेश्चन देखो, मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, देखो बच्चे एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है, या हम कहते हैं भाई उसकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चे, आप V1 को माइनस करेंगे बच्चे V2 से। ठीक है, जब V1 को माइनस करेंगे V2, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन जा रहे हैं बच्चे, V1 कितना है 120 किलोमीटर से जब 90 किलोमीटर चला जाएगा, अगर आप इसको माइनस करके देखें बच्चे 120 किलोमीटर के अंदर जब 90 किलोमीटर बजे चलेगा, मतलब अराउंड चला जाएगा, तो फिर क्या होगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब वो उसकी लिहाज से वो कितनी तेज जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब वेलोसिटी जो है मोटरसाइकिल की, अगर पैसेंजर की लिहाज से देखें वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। बहुत आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। तो याद रखें अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो उसकी जो इफेक्टिव जो वेलोसिटी होगी या रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी बच्चे, उसको हम हमेशा ऐड नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन जा रही है तब हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 30 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, एक दूसरी मिसाल आप ले लेते हैं, जैसे कि दूसरी हमारे पास कैन एरोप्लेन फ्लाई विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ व्हाइल अनदर एरोप्लेन बी
ट्रेवल एज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टू द साउथ, कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन पॉइंट। बहुत आसान, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास ये जिसको हम कहते हैं न्यूज सिस्टम है, इस तरह से बनते हैं। ये आपका न्यूज सिस्टम है जी, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ है बच्चे, और ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट है, ठीक है। इस तरह से न्यूज सिस्टम। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन है, लेट्स सपोज मेरे पास एरोप्लेन है, वो फ्लाई कर रहा है बच्चे, मतलब जो स्पीड कितनी है उसकी 400, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसकी स्पीड बच्चे 450 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और दूसरा जो एरोप्लेन है वो भी जो दूसरा एरोप्लेन वो भी है, वो मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है 500 मीटर टू द साउथ, और दूसरा है बच्चे वो साउथ की तरफ जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है बच्चे 500 मीटर पर सेकेंड। अब इसको बताना कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा दोनों की। अब मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दोनों एक दूसरे के, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, जब अपोजिट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को ऐड करेंगे। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप इसको ऐड करेंगे, सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे भाई, जब 500 को ऐड करेंगे 450 से, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चे वो होगा 950, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 950, तो इसका जो 950 हमारे पास का आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत कितने आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे 90, सॉरी आंसर क्या होगा 90। देखो दिखने में आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब आप बोलेंगे यार क्वेश्चन हमसे सोल्व ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर जब आप इसको सोल्व करने के बैठेंगे बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे कि ये हमारे पास 950 होगा। तो देखो ये मैंने अभी आपको करके दिखाया किस तरह से। ओके, तो अब ये क्या जो वेलोसिटी होगी एरोप्लेन की बी की, वो कंसीडर करते हैं नेगेटिव, और वो फ्लाई होते हैं डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एरोप्लेन ए के। अब ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपको करना, मैं आपको करके बता दूं, कोई मसला नहीं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी एज शोन फिगर। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना इस मूविंग बॉडी का क्या होगा, बहुत आसान, मैं करके बताता हूं। देखो बॉडी की जर्नी शुरू हुई यहां से, ठीक है। बॉडी यहां पर थी, जब बॉडी यहां पर थी, बॉडी ने यहां से लेकर इस पॉइंट के ऊपर बॉडी ने कवर किया 6 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 6 मीटर कवर किया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 6 है। हमें नेट डिस्प्लेसमेंट करना। जब बॉडी ये 6 मीटर यहां से गई और 3 मीटर यहां ऊपर गई, ठीक है, तो 3 मीटर क्या बचे 6, ये याद रखें। अब इसको ऐड नहीं करें, देखो 6 मीटर ऊपर गई प्लस करेंगे, ठीक है, और 3 मीटर ऊपर गई प्लस, और उसके बाद 2 मीटर, देखो ये क्या है, इसका 2 मीटर क्या है, इधर तरफ गई 2 मीटर प्लस करेंगे 2 मीटर का से, और फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट गया 4 मीटर ऊपर, तो कितना हुआ प्लस 4 करेंगे, और याद रखें दोबारा 8 किलोमीटर 8 मीटर इधर आए, मतलब भाई हमें पता है डिस्प्लेसमेंट 0 तब होता है जब वो सेम इनिशियल पॉइंट से है, तो माइनस करेंगे 8 से, ठीक है, माइनस करें, क्यों, क्योंकि ये देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। जब देखो ये बॉडी यहां पर थी, ये बॉडी दोबारा वापस उसी पॉइंट को पर आ रही है, समझ आ रहा है। तो क्या होगा -8, जब इसको 6 + 3 + 2 इसको जब 8 करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 7 मीटर आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा। समझ आया, लॉजिक समझ आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोबारा उसी वापस पॉइंट पे जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया -8 यूज किया, ठीक है। आंसर क्लियर हो गया, ओके हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, मसला नहीं है। नो मैंने किए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। एक बॉडी थी जो उसने पॉइंट पी से मूव किया पॉइंट क्यू के ऊपर, विद स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम क्यू टू पी, विद स्पीड कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर लेंथ। अब इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। देखो एक चीज याद रखें, एक चीज क्या है कि इसकी स्पीड ये थी, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज स्पीड के लिए हमारा फार्मूला ये होता है, आगे होता है कि 2v1 × v2 डिवाइड बाय v1 + v2, क्योंकि जो इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है। जब इनका डिस्टेंस बराबर है तो इसका एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये होगा, और हमारा आंसर ये भी होगा, ठीक है। इसको आप करके देख सकते हैं, कोई मसला नहीं आपके लिए। क्वेश्चन में 3 है कि इन द गिवन डायग्राम, ये आपके पास डायग्राम दी हुई है, द कोच मूव फ्रॉम पॉइंट ए, मिसाल तौर ये हमारे पास कोच ही, ओके ये कोच है, ए पॉइंट से मूव हुई A to B, B to C, C to D. What is the coach resultant displacement and distance travel? अब ये बताना कि resultant displacement distance क्या होगा। अब A से B तक है तो AB + BC + DC, तो हमें पता है कि A to B 30 है, सॉरी 50 मीटर, ठीक है। तो 50 से फिर ये 30 मीटर, 35 - 20 + 35 + -3 41 हुआ। ये हमारे पास क्या हुआ बच्चे डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ये इसको ऐड करेंगे सारू वैल्यू के, जब डिस्टेंस को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 95 होगा। और डिस्टेंस बचे क्या वो हमारा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दोबारा वापस जा रहा है इसलिए हमने 30 को और 50 को माइनस किया,
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जब वापस जा रहा है इसलिए हमने 20 को माइनस किया यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है कि जो वेलोसिटी हो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो बेसिकली वो किसी भी लेट्स मेरे मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई बॉडी है, मुझे इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की वेलोसिटी मालूम करनी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करूंगा और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करूंगा और फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी को निकाल दूंगा। तो बेसिकली किसी भी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की किसी इंस्टेंट के ऊपर मालूम कर, तो हम क्या कर लेते हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाता है। किसी बॉडी अगर रेस्ट भी है तो स्लोप टाइम ग्राफ क्या होगा बच्चे, स्ट्रेट हो या पैरेलल होगा टाइम के लिए। सब हमारे पास ये इस तरह से कि ये मेरे पास डिस्टेंस है बच्चे और ये मेरे पास टाइम है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्प्ले टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगा और इंक्लाइन टू एस। स्लोप अगर इंक्रीज करा तो वेलोसिटी स्पीड अप हो रही है, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप मतलब थीटा कम हो रहा है, स्लोप थीटा की। ठीक है, और बॉडी स्लो डाउन होती है। अब इसके कुछ डिफरेंट किस्म के ग्राफ है जो आगे मैं बताऊंगा। ये आपके पास ग्राफ की शेप है बच्चे और ये आपका स्लोप है। स्लोप बराबर होता है बच्चे थीटा के। स्लोप किसे कहते हैं, थीटा, और थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर टेन थीटा। स्लोप बराबर होता है टेन थीटा के और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस तरह से याद हो। ये स्लोप है, ये आपकी वेलोसिटी है। याद रखें, ये हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम टी एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अगर देखो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और टाइम प्लेन है, मतलब जो लाइन हमारे पास प्लेन है, इसका मतलब ये लाइन शो करिए कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। थीटा क्या है, थीटा भी कांस्टेंट है हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, लेकिन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। थीटा क्या हो रहा है, इधर से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव तो है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसके साथ साथ थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है। अब याद रखें, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करी, बॉडी रुकी हुई है, तो मतलब टाइम तो इधर ही जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ऊपर। तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन क्या है, जीरो है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, या वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जीरो है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अगर इस तरह से ग्राफ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है इस तरह, ये क्या है, थीटा हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी, ये स्लोप तो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, क्यों, थीटा भी डिक्रीज हो रही है। फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अगर कोई देखो वेन मोशन किसी बॉडी की अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है, उनकी जो कर्व लाइन होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो कॉर्ड होगी और जो रिप्रेजेंट करेगी एवरेज वेलोसिटी किसी बॉडी की, जैसे कि इस फिंगर में दिखाया गया है। इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो स्लोप होगी टेंजेंट की किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो कर्व होगी, जो लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो शो करेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास कर्व है इस तरह से, ठीक है, ये कॉर्ड है, दिस इज अ कॉर्ड, तो ये बच्चे शो करता है एवरेज वेलोसिटी को शो करता है, और इस पॉइंट के ऊपर ये इंस्टेंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अब ये आपका क्वेश्चन है क्रिटिकल से कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन बिलो द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए बी बी सी सी डी ए आर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उसने लॉजिक दे दिया। अब देखो बहुत वेट करता हूं, पहले हमें ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा टाइम है। अब ए टू जीरो ओ टू जीरो क्या है, मैक्सिमम होगा, प्लस होगा ए टू बी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। ओके, अब सी टू डी याद रखिए, सी टू डी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये क्या हमारे पास वेलोसिटी बचे इंक्रीज हो रही है। और इसके बाद सी टू डी, बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास ये प्लस, पहले क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शायद मसला नहीं दिया हुआ। ओके, तो ये तो नहीं होंगे, तीनों वैल्यू नहीं होंगे। पहली बात ये, क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये क्या है हमारे पास, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव तो नहीं, ये भी नहीं होगा, और शुरू में हमारा वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसका करेक्ट डी होगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू जीरो, ये जीरो सही है, और यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव देनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा और ये इधर पॉजिटिव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है,
तो देखो मैं कैसे आपको सोल्व करा, ऐसा नहीं मैंने सोल्व करवाए, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है बच्चे एक्सेलरेशन, इसकी बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी के अंदर चेंज आए तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एक दूसरा टर्म है जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं जब एंट्री करते हैं, एक होता है जर्क। जर्क क्या है बेसिकली आपको नहीं पता, आपकी इंफॉर्मेशन बता दो। देखो अगर हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हम यूं भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। दिस इज कॉल्ड जर्क, जिसको जे से शो करते हैं। लेकिन ये हम नहीं पढ़ते, ये आप पढ़ते हैं जब आप बीएससी केमिस्ट्री करते हैं, आप फिजिक्स करते हैं तब पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जर्क एक टर्म है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज आई तो जर्क प्रोड्यूस होगा। ये नया टर्म आपको सुनने में मिला होगा लाइफ टाइम के अंदर, कि नहीं सुना होगा आपने कभी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है मैं हमेशा बता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन बेस्ड डेफिनेशन काम नहीं चलेगा। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, और इसका मतलब है कि जो इट इंडिकेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, एक रिटार्डेशन होता है, दूसरा डिक्लेरेशन होता है। इसमें फर्क है डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब होता है वेलोसिटी रिड्यूस हो लेकिन जीरो के बराबर ना हो। रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो, मतलब कम तो हो लेकिन वो जीरो के बराबर ना हो। डिक्लेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो के बराबर हो जाए, कम होकर जीरो के बराबर हो जाए। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन के अंदर। रिटार्डेशन के अंदर वेलोसिटी कम तो होती है लेकिन जीरो के बराबर नहीं होती है, डिक्लेरेशन के अंदर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हमारे पास दूसरा टर्म है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो बहुत आसान है कि अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की चेंज हो रही है सेम अमाउंट के अंदर और सेम इंटरवल टाइम के अंदर, तो एक्सेलरेशन जो कहलाती है बॉडी की वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। अगर बॉडी ट्रेवल हो रही है ट्रेवल कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1 फॉर टाइम t1 के लिए, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a2 फॉर टाइम t के लिए, और जो एवरेज एक्सेलरेशन फार्मूला क्या बचे, एवरेज एक्सेलरेशन फार्मूला a1 मल्टीप्लाई 8t t1 प्लस ये सारा वही फार्मूला जो हम स्पीड के ऊपर चलते हैं, जहां पर टर्मिनोलॉजी चेंज है एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन, कि अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होगा ड्यूरिंग मोशन के दौरान, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन किसी बॉडी की किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये हमें ऑब्टेन होती है जब हम एवरेज एक्सेलरेशन को छोटा किया जाए और उसके बाद वो अप्रोच किया जाए जीरो के लिए। मैथमेटिकली इसको इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं, इंस्टेंट बराबर होते हैं हमारा जीरो के, ठीक। टाइम लगभग जीरो के बराबर होता है। अब जो चेंज इन वेलोसिटी जो है बच्चे वो क्यों होती है, क्यों चेंज इन स्पीड की वजह से होती है या डायरेक्शन या दोनों की वजह से। अब देखो दो चीजें मैं बताऊं। अब एक चीज याद रखिए, वेलोसिटी में चेंजिंग कब आएगी, याद रखिए वेलोसिटी में चेंजिंग कब आएगी, जब क्या करें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करें या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करें या इस दोनों को चेंज करें, ठीक है, दोनों को चेंज करें, मतलब बी बहुत आ दोनों, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करें, मैग्नीट्यूड चेंज करिए। अब याद रखिए दो कॉन्सेप्ट वो बताता हूं। जब भी वेलोसिटी का आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो याद रखें एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल होगी, एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल होगी। और याद रखिए जब भी आप मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जब दोनों चेंज करेंगे तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारा थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रखते हैं क्योंकि थोड़ा